Hello students, I hope you all are doing well. I welcome you all on the platform of InGrade NEET JEE Foundation. So today we are going to discuss lecture number 2 of some basic concepts of chemistry. Without any further delay, let's get started. Firstly see how we are going to cover this lecture. Firstly, we will see the Dalton's atomic theory. After completing Dalton atomic theory, we will see its limitations. And after completing limitation, we will see what is atoms and molecules, how they are formed. After completing it, we will see the atomic and molecular masses. And then we will see gram atomic mass and gram molecular mass. Last but not the least, we will cover our mole concept, which is very important topic. Okay, now see first your Dalton's atomic theory. So postulates of this theory are given. Let's see. First postulate is that element consists of minute, indivisible, indestructible particles called atoms. अब ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारा जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कि हम उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. देखो इसकी जो थ्योरी थी, डाल्टन की जो थ्योरी थी, उसके जो पोस्टुलेट्स थे कुछ सही भी थे, कुछ सही नहीं भी थे. दैट्स वाई इसकी जो लिमिटेशंस आगे आई वो हम देखेंगे. बट मैं आपको हर जो आपका पोस्टुलेट है जो सही है वो बताती जाऊंगी और जो नहीं है उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी ताकि आपको इजीली क्या आ जाए, समझ आ जाए. अब देखो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि atom is further subdivided into your subatomic particles. One is your proton, next is your electron, and third is your neutron. Right? So atom को आगे further हम सब particles में क्या कर सकते हैं, divide कर सकते हैं. ठीक है, next postulate देखते हैं that वो क्या कहता है. Atoms of an element are identical to each other. They have the mass and size. They have the same mass and size. Same mass and size का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं दो एटम्स लेकर चल रही हूँ तो जो दो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल नेचर की होंगे. दोनों का मास क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, साइज सेम नहीं हो सकता. दोनों का मास बेसिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा. बट यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. एग्जाम्पल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का 1H1, ड्यूटेरियम आता है एंड एक क्या आता है, ट्राइटेरियम आता है. मास नंबर तो हमारे डिफरेंट हो गए बट हमारा इसका क्या रहता है, जो एटॉमिक नंबर रहता है वो सेम रहता है. तो यहाँ से हमारा ये वाला जो पोस्टुलेट है ये क्या प्रूव हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया. नेक्स्ट है that atoms of different elements differ in properties and have different masses and sizes, which says कि अगर different atoms की हम बात करते हैं तो different atom का same mass नहीं हो सकता. And we all know that this postulate is again wrong. Why? हमें पता है कि आइसोबार exist करते हैं. Example, आइसोबार पहले होता क्या है वो देख लेते हैं. Atoms having, यहाँ डिफरेंट भी लिख देंगे, एक्चुअली मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ. वेट, डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास. एग्जाम्पल वी नो आर्गन, कैल्शियम and your potassium. All these three have different atomic number but same atomic mass. Next postulate is that atoms cannot be created, destroyed or transformed into atoms of other elements. Basically this postulate is based upon your law of conservation of mass, which says mass can neither be created nor be destroyed. So this postulate says that atom can neither be created nor be destroyed. ठीक है, बट आगे फर्दर ये चीज देखी गई है कि एटम्स भी क्या होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंज हो जाते हैं.
तो इसी वजह से अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं विच सेज द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज द सेम इन गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन के साथ बेसिकली क्या करते हैं, वो आपस में कंबाइंड होते हैं। एग्जाम्पल वी ऑल नो H2 1:8 में क्या रहता है, फिक्स प्रोपोर्शन में क्या करता है, कंबाइन करता है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका सही। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी लिमिटेशंस जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट एटम इज नो लॉन्गर सपोज टू बी इनडिविजिबल, which means that it is further you're divided into subatomic particles, that is neutron, proton and your electron. Hope you got it. Next limitation is, here atom will come. Atoms of the element may not necessarily possess the same mass but possess the same atomic number, which means कि एटम का हमारा क्या हो सकता है, सेम मास। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मास सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। एंड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, which means here this postulate is talking about your isotopes. Example we all know hydrogen, deuterium and your yttrium. Next is atoms of different elements may possess the same mass but they always have different atomic number and differ in chemical properties. Again, different elements can have same masses but different atomic number, which means here we are talking about our isobars. Example is potassium, calcium and argon. All these three have atomic mass that is equals to 40. Calcium's atomic number is 19. Sorry, here potassium, calcium is 20, right? And argon is your 18. Next limitation is atoms of one element can be transmuted into atoms of another element. Here we are talking about our discovery of artificial transmutation. Now let's move further and see what is atoms and molecules. अब ये हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है ना, छोटी क्लासेस में, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। जैसे हम बात करें लाइफ की जो स्मॉलेस्ट हम बात करते हैं, हमने पढ़ा होगा कि टिश्यू जो होते हैं वो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, सेल की बात करते हैं टिश्यू में हम, सेल की, है ना। उसी तरीके से एटम यहाँ पर बेसिकली क्या कंसिडर किया जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर की जाती है। अब एटम भी फर्दर किस किस में डिवाइड है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स योर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट। यू कैन सी द इमेज here your protons and neutrons represent your nucleus and this is your electron which is revolving around your nucleus. अब देखो, आपको एक और चीज मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कभी भी हमें निकालना हो एटॉमिक नंबर तो हम किस तरीके से निकालते हैं। बेसिकली हमारा जो एटॉमिक नंबर रहता है दैट इज इक्वल्स टू योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, एंड योर एटॉमिक मास is equal to your number of protons plus number of neutrons. And how you are going to represent your element? It is represented like, let's say I am taking it as A, or I would say let's say X Z A, okay. Here your Z represent atomic number, A represent atomic mass, okay, and X represent your symbol, okay. Let's take an example of your nitrogen. If I say nitrogen's atomic number, that is your 7 and mass number is 14. So how I am going to represent it? It is represented like N714, okay. Now let's move further and see what is molecule. So basically molecules क्या होते हैं? A molecule is the smallest particle of an element or compound
that can have a stable and independent existence. Okay? और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसे समझाना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, when two or more atoms chemically bonded together. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तब एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. अब एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, हाइड्रोजन का लेट से मैंने एक एटम लिया, दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम लिया, तो मुझे H2 मॉलिक्यूल की क्या मिली, फॉर्मेशन मिली. अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि मैम क्या हमेशा दो सेम एटम कंबाइन करेंगे, क्या डिफरेंट एटम कंबाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर मैं बात करती हूँ जब दो सेम एटम कंबाइन करेंगे, देखो एक स्लाइड ले लेते हैं, वहां पर समझते हैं. अब देखो अगर हमारे सेम एटम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स क्या हो गया, एग्जांपल देख लेते हैं. H2Cl2, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट एग्जांपल, डिफरेंट एटम्स के एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन करते हैं. सबसे इजी एग्जांपल है H2OCH4, राइट. अब यहीं पर एक और चीज आती है, एटोमिसिटी. एटोमिसिटी से पहले हम ये देख लेते हैं कि होमो एटॉमिक बेसिकली क्या होते हैं. in which single atom is present. Example, we all are familiar with hydrogen, chlorine, nitrogen. So these are example of your homoatomic. Next is, or you can say that monoatomic, okay. Next is diatomic, in which two same or different atoms combine together. Example of your same atom is going to be your H2 and different atoms example is CO, okay, carbon monoxide. Next is your polyatomic, in which three or more atoms combined together. Example, acid, P4, phosphorus acid, okay. You all are familiar with the shape of acid, that is like this, right? Hope you got it. Now let's move further and see what is your atomic and molecular masses. अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि किसी भी एटम का जो मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे. अब इस एटॉमिक मास को फाइंड आउट हम किस तरीके से करेंगे, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज करो कि आपका एक एग्जाम में 20 मार्क्स का कोई एग्जाम था या टेस्ट पेपर था, ठीक है. आपके टीचर ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि 7 मार्क्स जिसके आएंगे वो स्टूडेंट पास माना जाएगा और जिसके 7 मार्क्स नहीं आए तो वो स्टूडेंट फेल कंसिडर होगा. सपोज करो आपके 14 मार्क्स आते हैं, तो 14 मीन्स यू हैव पास योर टेस्ट, राइट. तो 14 में 7 से कितने ज्यादा आए, आपके 7 मार्क्स ज्यादा आए, 7 into 2 that is equals to your 14. अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया गया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किया गया.
इसी तरीके से जब हमें किसी भी एलिमेंट का मास निकालना होगा तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, एक हमारा स्टैंडर्ड एटम लिया, एंड योर दैट स्टैंडर्ड एटम इज C12. Here I am saying C12. Basically carbon also exists in C14, but we are not taking it as your standard reference. Your standard reference is going to be your C12. अब C12 को साइंटिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब आपको किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, आप उस एटम को के मास को, सपोज हमें मास निकालना है 1/12 ऑफ C12, C12 का जितना मास होगा उसके 1/12 से आपको मल्टीप्लाई करना है। नहीं आया समझ? चलिए मैं बताती हूँ। अब सपोज करो मैंने एक सर्कल लिया, अब इस सर्कल के मैंने 12 पार्ट किए, ठीक है, 12 पार्ट करके लेट्स से ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ऑलरेडी मुझे मास पता है, एक मास फिक्स रखा, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि C12 का जो बेसिकली मास है वो 12U है। अब U क्या होता है वो हम आगे फर्दर देखेंगे, बट अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फिक्स करके दे दिया कि 12U मुझे पता है, 12 ग्राम मुझे पता है। आपको इस एक पर्टिकुलर पार्ट का क्या करना है, मास निकाल कर मुझे बताना है। तो आप सिंपली बोलोगे मैम इट इज वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू डू इट लाइक 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज कमिंग आउट टू बी 1U, है ना। तो ये बेसिकली जो 1U निकल कर आया, ये हमारा क्या था, मास ऑफ वन पार्ट ऑफ C12। एक पार्ट का हमने क्या कर दिया, मास निकाल दिया। अब मुझे किसी दूसरे एलिमेंट का मास निकालना है तो सिंपली मैं क्या बोलूंगी, सपोज मुझे यहाँ पर अब नाइट्रोजन का मास निकालना है। नाइट्रोजन का मास अगर जैसे हमें पता है अभी कि बेसिकली कितना होता है, 14 होता है, तो वो 14 टाइम्स किसका रहा होगा, 1U का, है ना, 1U से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन का मास निकालना है, लिथियम का, सोडियम का, यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन है उनका मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 1U के जितना टाइम्स आपका निकल कर आएगा तो वो मास आपके उस एलिमेंट का बेसिकली क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। Now we move to the definition of your atomic mass, which says that atomic mass, that is your relative mass. Why we are taking as your relative atomic mass? Because हमें एक standard fix करना था, standard के basis पर we find out the values of all another elements. So your atomic mass of an element can be defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12। ठीक है, ये जो पूरी डेफिनेशन है सिंपली आपको यही बता रही है कि अगर आपको किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना है तो C12 के एक एटम का 1/12 पार्ट के जितने भी मल्टीपल उस एटम का मास आएगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, सपोज करो आपको कोई एलिमेंट है उसका मास फाइंड आउट करना है, लेट्स से ए का मास मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली उसे क्या करूंगी, 1/12 से C12 के मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा मास क्या निकल कर आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। अब देखो आपकी ये जो 1U आया है एक्चुअल में इसको भी हम आगे देखेंगे, AMU बोलते हैं। ठीक है, विच इज योर एटॉमिक मास यूनिट। एक पार्ट का जो मास आया था उसको एक स्टैंडर्ड दिया गया, उसको फाइंड आउट करने के लिए AMU बोला गया। सो 1 AMU डिफाइंड योर 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक पार्ट का। ठीक है, सो योर एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU, द क्वांटिटी 1/12 mass of an atom of C12 again is known as the atomic mass unit and abbreviated as your AMU. Okay, actual mass of one atom of C12. See how we are going to find out the value of 1 AMU.
C12 का एक्चुअल मास है हमें गिवन 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg। ठीक है, अब मुझे एक पार्ट का निकालना है। अब ऑलरेडी हमें पता है कि एक पार्ट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1U या 1 AMU की बात करें तो जितना मास हमारे पास आया है उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, and this is coming out to be your 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. Okay, so this is your value of 1 AMU. So 1 AMU is equals to 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. You have to remember this value. If you are going to calculate this value in gram, then the value is coming out to be 1 AMU is equals to 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. एक और चीज, आपका जब हाइड्रोजन की वैल्यू निकाली गई, देन दैट इज वैल्यू इज हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 1U, which means 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. So this is your mass of hydrogen atom. So this is your mass of hydrogen atom. Now एक चीज आपको यहाँ और ध्यान देनी है कि ये जो वैल्यू है वो किस पे है, माइनस की फॉर्म में है, बहुत कम वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये फाइंड आउट करनी है, मुझे हाथ में सपोज मैं इसको लेने की ट्राई करूँ तो इतनी कम आएगी, इतनी कम आएगी कि हम इसे अपनी नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख पाएंगे। तो अब इसके लिए भी बेसिकली हमें थोड़ा सा अमाउंट ताकि हम दिखा सकें, तो क्या किया गया स्टूडेंट, इस 1U को बेसिकली रिप्लेस कर दिया 1 ग्राम से। ठीक है, 1 ग्राम से हमने रिप्लेस कर दिया। अब मैम आपने 1 ग्राम से अगर इस U को रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या 1 ग्राम के अंदर सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, इस 1 ग्राम के अंदर एक एटम प्रेजेंट नहीं होगा। अब एवोगैड्रो नंबर बेसिकली जो आपका निकल कर आया था, उन्हीं साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था कि जब हमारे, लेट्स से मैं यहाँ पहले आपको बता देती हूँ कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1.6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। तो जब मेरे इतने एटम्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय Na, तो जब मेरे इतने एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तब किसकी फॉर्मेशन होगी, इस 1 ग्राम की फॉर्मेशन होगी। 1 ग्राम के अंदर एक Na एटम है, तो यहाँ से एक पॉइंट मैं लिख सकती हूँ, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 Na, या मैं बोलो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का भी तो 1 AU मास था, तो 1U से 1 ग्राम इज इक्वल्स टू योर 1 Na। ओके, नाउ सी हियर, एज आई टोल्ड यू दैट योर मास ऑफ 1 ग्राम 1 atom of C12 is equals to 1.9 into 10 to the power minus 23 gram, and if we want to calculate the value of 1 atom, then how we are going to calculate? 1/12 part of your mass of 1 atom, that is coming out to be 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. So this AMU has been replaced by U, that means your unified mass. So this unified mass represent your Na. अब यहीं पर स्टूडेंट्स एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कि मेरे को ऑक्सीजन का मास निकालना, ठीक है, ऑक्सीजन का सपोज मैंने मास निकाला एक एटम का, ठीक है, वो कितना निकल कर आया, 16U। इफ आई वांट टू रिप्लेस दिस U by gram, then it means simply I would say, as we know that the value of AMU is 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. So this will represent your value of 1 part, okay, or I would say 1 atom of your oxygen atom.
So if I want to calculate that how many atoms are present in your 1 Na, as we know that we are going to multiply it by 16 gram, or I would say if I want to calculate that the number of atoms which is present in 1 Na, then it is coming out to be, simply I would say 16 into 1 point, let me take it is as by unitary method. So 6 into 1.67 10 to the power minus 20 gram is equals to 1 atom. Okay, so 1 gram is equals to 1 upon 16 into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. I am writing it here. 16 gram of oxygen will have, so 16 by 16 into 1.16, that is again coming out to be your Na. ओके तो यहाँ से मुझे एक चीज पता लगी कि जब भी मुझे किसी भी एटम का ग्राम के अंदर मास दे रखा होगा, दैट इज इक्वल्स टू योर 1 Na. एक Na यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स किसी भी हमारे एलिमेंट के ग्राम के जो मास दे रखा होगा उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड सी व्हाट इज योर ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, अभी मैंने इसको यूजुअली आपको बता दिया, एक बार बस हम सिंपली पढ़ लेते हैं. दैट व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ओके, इट इज सिंपली सेइंग दैट when you are representing 1 AMU by 1 gram, then simply it's represent your gram atomic mass. Okay, then the value becomes your gram atomic mass. Okay, or you can say GAM. Basically GAM is equals to your mass of 1 gram of atom, that is equals to mass of 1 mole of atoms, which is equals to 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स. आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ आ गई होगी. और यहीं पर मैं आपको एक रिलेशन बता देती हूँ जो आपका मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है. एक फॉर्मूला सिंपल सा है. अगर मुझे सपोज करो नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है ना, या फिर मैं बोलूँ मास निकालना है. ठीक है, तो मास ऑफ एटम कभी भी अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो मैं किस तरीके से उसका मास फाइंड आउट करूंगी. तो सिंपल सा जो भी उसका मोलार मास होगा, हम अभी बात करेंगे, उसको मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगी किससे, Na से. ठीक है, इस तरीके से हम मास निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर सिंपली एक जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था, सिर्फ उसी को समराइज किया गया है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास बोले, दैट इज 1, 16 एंड 14, एंड एटॉमिक मास यूनिट, हियर यूनिट इज आल्सो विल कम. So atomic mass unit will equal to 1 AMU, your 16 AMU and 14 AMU. So GAM, that means you are going to replace AMU by gram, so it is coming out to be 1 gram, 16 gram and your 14 gram. So it is simply representing 1 gram equal to 1 Na, 16 gram is equals to 1 Na and your 14 gram equal to 1 Na. Hope you got it. Now let's move further and see your average atomic mass. तो किसी भी आपको एलिमेंट का जब एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो, जब बहुत सारे आइसोटोप्स में हमारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो उनका हम एवरेज एटॉमिक मास भी फाइंड आउट करते हैं. तो हम क्या किस तरीके से निकालेंगे, एक सिंपल सी इसकी आपकी ट्रिक है. यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो लेट्स से हमें कोई भी आइसोटोपिक फॉर्म मिल रही है, x1 में प्रेजेंट है, एक x2 में, x3 में प्रेजेंट है, और रिलेटिव मास भी हमें गिवन है, दैट इज m1 m2 m3. सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे x1 को उसका जो मास है उससे डिवाइडेड बाय 100 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन. ठीक है, लास्ट में सिंपली इसे हम सिंपली बोल देंगे समिशन xi mi डिवाइडेड बाय 100.
So this is how you are going to calculate your relative atomic mass. Now let's move further and see what is your gram molecular mass. So किसी भी हमारे मॉलिक्यूल का जो हम मास निकालेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास लेते हैं. एग्जाम्पल लो, सबसे पहले H2O को आप कंसिडर करो. ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल. If I want to calculate its mass, then it is coming out to be 2 into 1U plus 16U, that is equals to 18U. So this is in unified mass form. Okay, if I want to replace it by gram, then how we are going to calculate? Simply it means 18 into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. Again it is simply representing your value of one molecule. ओके एक मॉलिक्यूल की वैल्यू हमें कितनी पता लगी, इतनी पता लगी. ठीक है, अगर मुझे ग्राम्स में निकालनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिटरी मेथड देखेंगे. 18 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 1 मॉलिक्यूल. सो 1 ग्राम इक्वल टू योर 1 divided by 18 into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. So 18 gram, that is equals to your Na. Okay, तो 18 ग्राम किसी भी मॉलिक्यूल का जो हम मास निकालेंगे, अगर उसे मैंने ग्राम में लिखा तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलूंगी. वो कितना निकल कर आएगा, Na के इक्वल निकल कर आएगा. अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास निकाला था, सिंपली उसी तरीके से हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है. ठीक है, सो द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस is heavier in comparison to your 1/12 part. Okay, this 1/12 part indicating your this part. Okay, so mass of an atom is C12. Simply it means that you are going to calculate your molecular mass, or I would say gram molecular mass, by using this method. Okay, सो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको फिर से बता दी है कि ये हमने एक मॉलिक्यूल का निकाला है तो हम वो लिखेंगे. अगर मुझे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्राम को, वो बताना है. ठीक है, सॉरी 18 ग्राम का सिंपली मीनिंग 1 Na के इक्वल आएगा. ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि जब हम फिर से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर से ये चीज़ वहाँ पर आएगी, तो वहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैंने आपको यहीं पर ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है विच सेज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का उसने हमें वैल्यू भी दे दिया, वैल्यू, और आई वुड से ये. अच्छा, एक और चीज़, कई स्टूडेंट्स को ना ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये आपने C6H12O6 लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इसका मैं सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ. लेट्स से मैंने कोई A to B लिया. अब यहाँ पर जब भी आपका सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है दैट टू टाइम्स और आई वुड से 2 एटम्स ऑफ A इज रिप्रेजेंट इन योर वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस A to B. Okay, it's simply meaning you are going to multiply 2 by, or I would say 2 into 1 or a 2A. It's simply representing your 2 atoms of A. And B simply एक रहेगा क्योंकि B का कोई भी another molecule नहीं लिया गया. अब यहाँ पर एग्जाम्पल H2O सबसे इजी एग्जाम्पल है. 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है. यहाँ एक और चीज ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि H2 मॉलिक्यूल और हमें O2 को लेकर चलना है फिर H2O आ रहा है. नहीं नहीं, ये चीज ध्यान रखना कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स की बात कही गई है. आप सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं ले सकते. मॉलिक्यूल की फॉर्म में चीजें डिफरेंट हो जाएंगी. मॉलिक्यूल की फॉर्म में हम डिफरेंट एटम्स को बात करेंगे, बट यहाँ पर हमें एटम्स की बात लेनी है, मॉलिक्यूल की बात नहीं कंसिडर करनी है. तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. So we know that mass of carbon is value, hydrogen is 1U, and your oxygen is basically 16U. So 12 into 16, sorry 6 plus 12 into 1 plus 16 into 6.
this is coming out to be 72 plus 12 plus 96. This is equals to 180. अगर हमें इसे फिर से ग्राम्स में लाना है, इट इज इक्वल्स टू 180 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम. तो एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, 180 ग्राम को अगर मैं सिंपली बोलूं तो उसमें कितने प्रेजेंट होंगे, Na मॉलिक्यूल्स हमारे C6H12O6 के प्रेजेंट होंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट. अब हमारे लिए मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि जितना जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने पीछे कंसिडर कर लिए. अब पहले ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दैट अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज here representing your, it can be atom, it can be molecule, or it can be ion, or it can be your particles, as there are atoms in your exactly 12 gram of C12 isotope. तो 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स में जितने आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे या पार्टिकल्स, वो हम डिपेंड करता है किस तरीके से निकालेंगे, वो हमें मोल की वैल्यू देगा. अब ये हमने करा था, कैसे किया था, हमें सिंपली पता है कि C12 का जो मास निकल कर आ रहा था 12 ग्राम था. वो 12 ग्राम हमने कैसे निकाला था, सिंपली पहले हमें 12 पता था, ठीक है, और इसका जो मास था वो कितना था 1.9 इंटू 10 to the power -20. वो एक बार देख लेना एक बार. और इसके बाद हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पर C12 का 1/12 लेना था. तो जो वैल्यू हमारी लास्ट में निकल कर आई थी दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -24 ग्राम निकल कर आई थी. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, 1 U को, 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी. और अगर हमें इसके 12 ग्राम में वैल्यू निकालनी थी देन दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 1. ओके, so a mole of a substance contains your 6.022 into 10 to the power 23. It can be atoms, molecules, ions, particles. Okay, mass of 1 mole of a substance, एक मोल का आपको मास निकालना है, वो ग्राम में जितना भी होगा that is known as your molar mass. ठीक है, mass of 1 mole of a substance is called molar mass. ठीक है, let's say आपने सिंपली H2O को लिया, राइट. सो H2O का सपोज जो हमारा 18 ग्राम वैल्यू निकल कर आई थी, ठीक है. अब 18 ग्राम को अगर हमें को मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं बोलूंगी, इसको हम मोलर मास जनरली बोलते हैं 1 Na के इक्वल आता है. सो यहाँ पर ये यही रिप्रेजेंट करता है कि जब हमने ग्राम्स में वैल्यू ले ली है, वो ग्राम्स दैट इज इक्वल्स टू 1 Na, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी मोल की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने वाला ये है, ठीक है. 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम के इक्वल होता है, दैट इज योर Na एटम्स. सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा. अगेन Na की बात करेंगे, आयंस की फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है. अब हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करने के लिए देखो आपको ये 2 सिंपल से फॉर्मूले ध्यान देने हैं. सिंपल अगर मैं बात करूं, जैसे N है, N इज इक्वल्स टू, पहले मैं बात करती हूँ मास की टर्म्स में, ठीक है. मास की टर्म्स में ये जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है. मास की फॉर्म में N रिप्रेजेंटिंग योर नंबर ऑफ मोल. सो गिवन मास यानी जो आपको कैलकुलेट सपोज एग्जाम में आया करने, GAM और GMM क्या बता रहा है, मोलर मास. GMM तो मोलर मास और GAM हमारा एटॉमिक मास को बता रहा है, ठीक है. और यहाँ पर अगेन N हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स इस तरीके से है, ध्यान रखना, ठीक है. और आयंस भी हो सकते, इसे हमें डिवाइड कर देना है Na से, ओके. दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23.
ठीक है, ये Na की वैल्यू है। यहाँ से कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने आयंस प्रेजेंट है, वो हम निकाल सकते हैं किसी भी एटम के लिए। एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, चलो। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.4 ग्राम ऑफ, लेट्स से, H2। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान देखना, हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, एटम्स को फाइंड आउट करना है। एटम्स को फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें मास की टर्म्स में भी वैल्यू दे दी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक और चीज ध्यान रखना, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास भी हो सकता है, JM या फिर GMM, दैट इज इक्वल्स टू योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में एटम्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो एटम्स की बात कर रहा है, तो मैम एक तो इसकी बात कर रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करूंगी। नेक्स्ट वो किसकी बात कर रहा है, हाउ मेनी एटम्स, ग्राम्स में उसने मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, तो ग्राम्स, दैट मीन्स एक इसकी बात कर रहा है, इसे भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब मुझे इन दोनों को निकालना है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। गिवन मास कितना है, गिवन मास इज इक्वल्स टू 2.4 ग्राम, ओके, और मोलर मास ऑफ H2 है, I can write it as H2, that is equals to be 2 gram, okay, so given mass is 2.4 gram, molar mass is 2 gram, number of atoms I have to find out, then I am writing it like N, ठीक है, अपॉन में Na, so value of, after calculating this, value of N is coming out to be your 2.4 divided by 2 into Na, or simply we can say that 1.2, so N is equals to 1.2 into Na atom. So this much atoms are present in your 2.4 gram of H2. Hope you got it. आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Now let's see some questions. First question is calculate the number of moles in the following. अब मोल्स को फाइंड आउट करना है, दोनों के अंदर ग्राम की बात की गई है, which means मैम you are saying that we have to calculate the number of moles by using this formula, given mass divided by molar mass, or I would say GMM, okay. So 3.2 gram, I am writing the solution of A part. So molar mass of CH4, that is equals to 12 plus 4 equal to 16 gram, okay. So N is equals to 3.2 divided by 16. So this is your 0.2. So this much mole is present in your 3.2 gram of methane. Let's solve B question which says 72 gram. So given mass, that is equals to your 72 gram, and molar mass is equals to your 18 gram. Again I am writing it, you can calculate it by yourself. So N is equals to your 72 divided by your 18. So 3 9s are, sorry 3 6s are, 3 1s are 3, or I would say 3 2s are, okay.
1353. Okay, you can calculate, it will coming out to be 3 4s are 12, 4.3 gram approximation. Okay, now let's try to solve this question, which is what is the mass of 3.01 into 10 to the power 23 molecules of ammonia. Okay, so here value of N is given to us and we have to find out the mass of ammonia. See, which formula we are going to apply? We are going to apply this formula. Given mass, I am representing given mass by W, molar mass by M, that is equals to your N by Na, this one. Okay, so this question is not talking about moles, so we are going to replace it like this and we have to use these two formulas. Okay, so given mass nahi hai, theek hai, okay. We have to find out the given mass. I am writing it like W, and molar mass of ammonia is NH3, that is 14 plus 3 is equals to your 17. Okay, so that is 17. Value of N is given to us, that is equals to 3.01 into 10 to the power 23, and we know the value of Na, that is 6.022 into 10 to the power 23. It is very simple to solve this question and we can easily solve it like, see, 23 by 23, this is coming out to be 2, so 17 divided by 2, that is coming out to be 2 8s are 2 5s are. So your answer is 8.5 gram. Okay, so this is the amount of ammonia that is present in your 3.01 into 10 to the power 23 molecules. Okay, now let's move further and solve this question, which says how many molecules of water and oxygen atoms, so this one question contains two questions in itself, are present in 0.9 gram of water. Firstly, we are going to calculate the value of molecules. So how? Let's solve it. So given mass, or I would say W, given mass is equals to your 0.9 gram. Okay, and molar mass of H2O, that is 18 gram. So N is equals to 0.9 divided by 18. So this is coming out to be 9 1s are 9 2s are 18. Okay, 0.05. Okay, so now we have to calculate the number of oxygen atom that is present in your 0.9 gram of water. So N is equals to N by Na. So your 0.05 multiplied by Na, that is equals to be N. You can solve it by yourself, or I would say 0.05 into 6.022 into 10 to the power 23. Okay, so this is coming out to be, if I am taking it like simply 1 by 20, then this is going to be 2 3s are, so 3.011 into 10 to the power 22. So this is your answer. So this much atoms are present in your H2O. अगर वो इसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम की जगह हाइड्रोजन के एटम पूछ लेता, तब आप क्या करते? तब देखो, तब क्वेश्चन चेंज हो जाता, क्योंकि H2O में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है. अगर वो बात करता H2 की, सॉरी ऑक्सीजन एक ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमारी वैल्यू ये है. अगर वो हमसे हाइड्रोजन के एटम्स पूछ लेता, देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय 2. तो 2 से हम क्या कर देते, उसे मल्टीप्लाई कर देते, तब हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती? H2 एटम्स की निकल कर आ जाती. ठीक है, यहीं पर एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ. एक तो हमने सिंपली देख लिया है, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास. नेक्स्ट इज योर N by N नोट
एक और फॉर्मूला होता है अगर हमें वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में फर्दर डिटेल से देखेंगे, बट एक बार मैं सिंपली यहाँ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ताकि अगर आप क्वेश्चन ट्राई करो तो क्वेश्चन में इजीली आप निकाल सको। आपको वॉल्यूम गिवन होगी, ठीक है, या फिर आपको फाइंड आउट करनी होगी, एंड वी नोट आपको वैल्यू पता होगी। अब वो वी नोट क्या होता है, मैं यहाँ सिंपली अभी आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि वैल्यू क्या है, ताकि आप इन तीनों को आपस में रिलेट कर सको। सो वी नोट की बेसिकली जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज 22.4 लीटर। तो इसका आप यूज कर इस सिंपली फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी आपके क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मैं बोलूँ मोल्स निकालने हैं, मास निकालना है। पार्टिकल्स की बात करें, पार्टिकल्स यहाँ पर सिंपल हम बोलेंगे पार्टिकल्स या फिर वॉल्यूम, ठीक है, इन सबको आपस में रिलेट कर आंसर तक पहुंच सकते हैं। आई होप यहाँ से क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो समझ आ गया होगा। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड अपॉन योर मोल कॉन्सेप्ट। So with this, I am winding up this session. I hope you like it. So thank you and have a nice day.